तुलाले स्वाभिमान आड़े आता था। हाँ। और काम तो खूब करते थे, जान हथेली पर रख के करते थे, लेकिन जूते चाटना और करना, खुशामद करना वो स्वभाव में नहीं था। मैं जो पार्टी से निकाला तो हजारों वर्करों ने इस्तीफे दे दिए प्रोटेस्ट में। और पहले मैं पूरे अपने जीवन भर की कमाई और मेरा पिछड़ों में जो आधार है वो पार्टी के साथ जोड़ूंगा, और पार्टी एक खड़ी हो जाए भाई हाँ हम सत्ता में आ सकते हैं, फिर मैं टिकट मांगूंगा। 45 साल बाद में, 45 साल का लंबा संघर्ष, कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, कोई उत्साह में कम नहीं होया। उस समय ऑफिसर लॉबी ने क्या किया, जैसे किसी तहसीलदार को कह दिया भाई कोई 1000 नसबंदी करेगा तो उसको एक मोटरसाइकिल इनाम में मिलेगी, कोई अगर 10,000 नसबंदी करवा देगा तो एक एम्बेसडर गाड़ी इनाम में मिलेगी। अब बेटे की चलनी थी तो हम उसी की चमची मार लेते, इतने दिन आंदोलन में क्यों हमने लाठियां खाई। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं चाहते, वो बाहर ही मिल गए मुझे, कहेंगे जांगड़ा जी वो टिकट वापस दो, मैं पिछड़ों की आवाज़ बनूंगा विधानसभा में। चेयरमैन का क्या होता है, विदाउट द मर्सी ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की दया पर निर्भर होता है। अगर एक दिन भी थोड़ी सी वो करेगा तो गाड़ी खड़ी करवा लोगे। मैं नहीं बनता चेयरमैन वेयर में, मैं चुनाव लड़ूंगा। 87 में मैंने चुनाव हारने के बाद और भी कटुताएं आई, मैं उनका वर्णन नहीं करता। मेरे ऊपर जानलेवा हमले भी हुए, मैं बड़ा मुश्किल से बचा था। जहाँ कहीं भी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ थोड़ा सा भी अन्याय होता, हम गाड़ी लेके भाई पहुँच जाते और आंदोलन शुरू। और पूरे हरियाणा में हमने देवीलाल के खिलाफ मूवमेंट चलाया। कभी सियासत की कहानी सुनने किसी बुजुर्ग से बैठें या पुरोधा से बैठें या ये कहें कि अगुआ से बैठें तो आपको सच्ची सियासत पता चलेगी। आज जब आदमी सियासत में आता है, राजनीति में आता है, बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के आता है तो बहुत जल्दी वो हार जाता है और टूट जाता है। लेकिन जो लोग उस जमाने के थे, आज से 5 दशक पहले की बात करूं तो वो सियासत में ऐसे नहीं आते थे, बल्कि उनका संघर्ष और आंदोलन उनको गढ़ता था, और उस गढ़ी हुई चीज पे वो अपने प्रदेश की जमीन तैयार करते थे सियासत की। और तब वहां सियासत भी बड़ी होती थी और सियासत करने वाले व्यक्ति का कद भी बड़ा होता था। आज एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ मैं बैठा हूं जो हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनका इतिहास बड़ा है। जब उनके संघर्ष की कहानी आप सुनेंगे तब ये पता चलेगा कि आज से पहले सियासत क्या थी और आज सियासत क्या हो गई है। हमारे साथ रामचंद्र झांगड़ा जी हैं और हम उनसे बात करेंगे, हरियाणा पे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे और आज की सियासत पे बात करेंगे। सर धन्यवाद समय देने के लिए। सर हरियाणा अपने आप में बड़ा मज़ेदार प्रदेश है, वहाँ की बोली, भाषा और कई चीज़ों को लेकर के बड़े चर्चा में रहता है। कैसे राजनीति में आना हुआ, कहाँ से अपनी ज़मीन तैयार हुई, थोड़ा सा कुछ बताएं शुरुआत के लेवल का। देखिए, मेरा एक साधारण परिवार में जन्म हुआ, जो आजकल कास्ट के हिसाब से ओबीसी में आता है। मुझे तो ओबीसी का कुछ पता नहीं था। जन्म जहाँ होता है वो तो परमात्मा देता है। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, गांव में रहते थे हम, खरकड़ा गांव में मेरा जन्म हुआ जी। तो 1967 में मैंने मैट्रिक की थी। अच्छा। उसके बाद मैं रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया और संयोग से या संस्कारों से मैं संघ की शाखाओं में रोज़ाना जाने लग गया। और मेरे अंदर एक राष्ट्रीयता के भाव और हिंदुत्व के भाव, वो कि काल ऐसा है कि उसी से आदमी का व्यक्तित्व का निर्माण होता है जी। वो जीवन का ऐसा, उम्र का ऐसा पड़ाव होता है वो। तो उस पड़ाव में मैं उन संस्कारों में आ गया। अच्छा, ये स्कूल के टाइम की बात है जहाँ उनकी शाखाएं वखाएं लगती थी। हाँ, शाखाएं लगती थी, तो मैं रोज़ाना शाखा में जाता था। अब पता नहीं क्या संयोग था या संस्कार थे, मुझे एक दिन वो निकर पहने हुए और डंडे लिए हुए और टोपी लगाए हुए बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने पता किया भाई हाँ भी संघ की शाखा है और आप करोगे, तो मैंने भी अपना निकर खरीदा। अच्छा। और फिर मैं उस दिन के बाद जाने लग गया जी। और फिर मैंने डॉक्टर हेडेगवार को पढ़ा और काफ़ी सावरकर जी को पढ़ा। ऐसी पुस्तकें पढ़ने को वहाँ मिलती थी। और गांधीवध क्यों और गांधीवध और मैं, ये इस तरह की पुस्तकें गोपाल गोडसे की लिखी हुई वो भी पढ़ी। तो सावरकर जी का तो काफ़ी साहित्य पढ़ा। मेरा आजीवन कारावास, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, और हेडेगवार जी के ऊपर काफ़ी, दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर। तो वो चिंतन तैयार हो गया एक। अच्छा, तो ये मतलब ऐसे, मतलब कॉन्शियस नहीं था, बस ये ऐसे ही बस होते। वैसे एक चिंतन तैयार हो गया जी। और दिल में जो है ना कांग्रेस के एंटी विचारधाराएं पे बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गई बिल्कुल दिमाग में। और तब तो कांग्रेस का डंका बजता था, इंदिरा गांधी जी का जमाना लेकिन था। बस हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई। और कुछ गाँव में आर्य समाज के प्रचार वगैरह होते थे, तो मैं आर्य समाज के प्रचारों में भी भाग लेता था। तो वहाँ पर भी एंटी कांग्रेस की बातें होती थी सारी आर्य समाज में जी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो जहन में आते हुए वो संस्कार बन गए फिर वो धीरे धीरे।
एंटी कांग्रेस के संस्कार तैयार हो गए। 1970 में हरियाणा में एक आंदोलन हुआ था। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी ना रख के पंजाब को दे दी थी, कुछ अबोर फाजिल्का के गांव हरियाणा को दिए थे। तो उसके खिलाफ स्टूडेंट ने भी आंदोलन किया था। उस समय मैं जेल में चला गया था 1 महीना। अच्छा। तो मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया 70 में। अच्छा। तो मैं 71 में ग्रेजुएशन कर लेता, फिर मेरी 72 में हुई थी। लेकिन स्वतंत्र चिंतन था, तो इसलिए नौकरी करने की बजाय पिताजी द्वारा स्थापित छोटा सा व्यवसाय था एक आरा मशीन में, मैंने वही चलाने का निर्णय कर लिया। तो जब बिजनेस करने का निर्णय किया तो आपने सियासत के बारे में कभी सोचा था, राजनीति के बारे में? बस उस समय ज़्यादा नहीं सोचा था। हाँ। लेकिन वो महम जो है राजनीति का गढ़ हो गया। अच्छा। और मेरी जहाँ पर आरा मशीन थी उसके सामने पूरा ग्राउंड था और सारे जलसे जुलूस वहीं पर होते थे। अच्छा। सारी पॉलिटिकल रैलियाँ वहीं पर होती थी। हाँ। और पॉलिटिकल आदमी जब तक रैली का पूरा इंतजाम ना होता, इतना तो मेरी आरा मशीन पर बैठे वहीं चर्चाएं, वहीं हुक्का पानी, वहीं चाय पानी वहीं पर चलता था। अच्छा, मतलब आरा मशीन जो है हाँ। सियासत की पाठशाला थी वो आपकी। पाठशाला बन गई जी। चौधरी देवीलाल भी आते, डॉक्टर मंगल सेन भी आते, स्वामी इंद्रवेश भी आते उस समय। हाँ। तो 75 में हरियाणा में 3 बाई इलेक्शन आ गए। अच्छा। एक महम में, एक नूह में और एक रोडी में। अच्छा। तो नूह से तो उस समय जीते थे तैयब हुसैन, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। जी। रोडी से चौधरी देवलाल जीते थे और महम से हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था अरसरूप बुरा, वो जीता था। तब तक आप पार्टीज नहीं थे किसी? ना, उस समय कोई पार्टी नहीं थी, हम इंडिपेंडेंट थे। अच्छा। तो संयोग से कर्पूरी ठाकुर जी को बुलाया वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ। और मेरी उनके साथ ड्यूटी लगा दी 3 दिन के लिए कि उनकी गाड़ी में आप रहोगे और गाँव में लेके जाओगे जहाँ पर पिछड़े वर्ग के और वो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी से भी मुलाकात आरा मशीन पे हुई थी? आरा मशीन पर वहीं पर लेके आए थे, पार्टी की तरफ से बुलवाया था उनको। जी। और वो इतने लो प्रोफाइल थे, हम्म। मैं 3 दिन उनके साथ रहा। और वो आए भी थे दिल्ली से, बस में बैठ के आए थे। अच्छा। मेरे जो मित्र उनको लेने के लिए गए हुए थे, हाँ। उनसे उन्होंने पूछा गाड़ी वाड़ी ले आए हो? मैं जी गाड़ी तो नहीं लेके आया। महम कितनी दूर है कि 100 किलोमीटर है, बस जाती है कि जाती है। अब शाम को 5 बजे कृष्णा बस आखिरी बस थी और वो खचाखच भरी हुई थी। अच्छा। कर्पूरी जी उसमें खड़े हो गए। वो मुख्यमंत्री थे उस समय? मुख्यमंत्री नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा। खड़े हो गए। हाँ। तो उसने एक बलबीर सिंह ग्रेवाल थे जो लेने के लिए भेजे थे। जी। उन्होंने जब इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश की किसी को भी, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीट दे दो, उन्होंने रोक दिया, नहीं नहीं किसी को नहीं बताना, हम खड़े खड़े चलेंगे। अच्छा। और रोहतक तक 70 किलोमीटर वो खड़े आए, रोहतक में आके उनको सीट मिली। अच्छा। और 3 दिन मैं उनके साथ रहा। उनके कपड़े मैले हो गए थे। तो मैंने कहा कर्पूरी जी आपका कमीज धुलवा देता हूँ, नहाए भी नहीं थे। तो सर्दी का, फरवरी का चुनाव था। बोला नहीं मेरे पास है, तो आप यूँ करिए, एक बाल्टी में पानी लाइए, एक पटड़ा ले आइए। मेरे पास भी कोई बाथरूम नहीं थे। तो मैंने बाल्टी पानी रखवाया, तो मैंने देखा वो 3 कमीज पहने हुए थे, ऊपर वाला नीचे कर लिया, नीचे वाला ऊपर कर लिया। अच्छा। तो उस समय के जो लीडर थे, हाँ। वो चिंतक थे, वो शिक्षक थे। हाँ। चौधरी चरण सिंह ऐसे भाषण देते थे जैसे हेडमास्टर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है। उनके साथ भी आप रहे? उनके साथ भी रहे। और कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे साधारण लो प्रोफाइल, कभी कंघी नहीं करते थे, कभी प्रेस नहीं करते थे, कभी कोई बैग नहीं रखते थे, वी शेप की चप्पलों में घूमते थे, पूर्व मुख्यमंत्री। तो चौधरी देवलाल भी ऐसे लो प्रोफाइल थे जी। तो उस समय के लीडर्स में ये पैसे वैसे की और ये चीज़ें थी, हमारे अंदर वो संस्कार ही नहीं आए कभी। शिक्षक और चिंतक थे। तो इनके संपर्क में आने के बाद फिर क्या हुआ? बस वही संस्कार रहे जी कि हमने देश के लिए काम करना है। अच्छा। तो 75 में हम चुनाव जीते 2, रोडी से चौधरी देवलाल जीते, महम से अरसरूप बुरा जीते, उसके बाद इमरजेंसी लग गई। उसके पहले आपकी कॉलेज की भी शायद कोई राजनीतिक यात्रा रही है, कुछ ऐसा कुछ आंदोलन? आप कब चर्चे में आए? आपको इन लोगों ने क्यों नोटिस किया? मैं 1970 में जब ये आंदोलन चला, चंडीगढ़ और अबोर फाजिल्का के गांव कुछ जो संस्थान के इसके लिए, तो स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, तो मैं उनमें अगुवा था। अच्छा। तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती थी, उनकी दोनों की अर्थी बना के हमने जुलूस निकाल दिया। तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो गया, वो फूकना चाहते थे अर्थी को, तो उसके ऊपर लाठी चार्ज हो गया। उस समय जेल में अरेस्ट हो गए, जेल में भेज दिए। जो यहाँ पर IC कॉलेज रोहतक का यहाँ पर जेल होती थी, 1 महीना यहाँ पर रहे। तो उस समय जेल के अंदर चौधरी देवलाल भी आते थे मिलने के लिए स्टूडेंट्स से, और मंगल सेन जी भी आते थे, और प्रोफेसर श्यामा राव नाम था, स्वामी अग्निवेश जो बाद में बने, वो हमारे साथ ही जेल में थे। अच्छा। तो
उनके दूसरे कंपेनियन थे जो राज्यसभा में ना लोकसभा में सांसद रहे, तो स्वामी इंद्रवेश जी, वो भी आते थे। तो आर्य समाज के भी संस्कार थे और वैसे संघ मतलब के भी कहीं न संस्कार। कहीं ये इनडायरेक्टली जानबूझ के नहीं, लेकिन आपके अंदर ये मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो बढ़ती गई, वो बढ़ती गई। और वो जो लाठी आपने खाया कॉलेज में वही आपको नेता बना दी। बस वो समझ लो नेता के तो लिए हमने तो बस जुनून में खाई थी लाठियां। नेता बनने की कोई इच्छा नहीं थी, एक जुनून था। बहुत लाठियां लगी थी, मैं कई दिन में ठीक हुआ था। पिंडियों के ऊपर इतने लील थे मोटे मोटे। घर वाले कुछ कहते नहीं थे? पिताजी बस किसान थे तो घर वालों को तो पता भी नहीं था वो जेल में है। मैं अच्छा। तो उनके मैं तो मैं पढ़ रहा हूँ, अपने छात्र हूँ वहाँ पर, उनको तो बाद में पता चला था। 1975 में बता रहे थे कुछ आप। वो तो 1975 में मैं बताऊँ इमरजेंसी लग गई, फिर चुनाव के बाद फौरन बाद लग गई थी। जी तो काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया था। रामविलास शर्मा जी भी हमारे यहाँ से अरेस्ट हुए थे। जी। मैं भूमिगत हो गया था। अच्छा। तो उस समय मेरी आरा मशीन पर कोई अगर कुछ लकड़ी चरवाने आता, कुछ लेने आता, तो उससे का उठा के और नसबंदी कर देते थे। अच्छा। तो मेरे नसबंदी क्या फार्मूला था? नसबंदी क्यों करते थे? इमरजेंसी में ये था भाई, हमने नसबंदी करनी है, देश की जनसंख्या नियंत्रण करना है। अच्छा। तो नसबंदी के खिलाफ ही तो लोगों को ये मौका मिला है। इतना बड़ा एजिटेशन हुआ हाँ। कि इमरजेंसी टूटते ही कांग्रेस का सफाया हो गया। अच्छा। वरना देखिए सच्चाई की बात यह है कि शुरू में जब इमरजेंसी लगी और नेताओं को गिरफ्तार किया तो लोग ये समझते थे अच्छा है, शांति होगी, ठीक है। हाँ। और विनोबा भावे ने तो बयान दे दिया था हाँ। कि आपात स्थिति के अनुशासन पर्व है। इसके खिलाफ कर्पूरी जी ने बड़ा सख्त लेटर लिखा था उनको। हाँ। अरे महात्मा जी, आप देश में आपातकाल लग गया, लोकतंत्र की हत्या होगी, आप उसको अनुशासन पर्व बता रहे हैं। हाँ। तो बड़ा मतलब ये चर्चा का विषय है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है। लेकिन तो उसके बाद जब ये चला कि इंदिरा जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए इमरजेंसी में ये भी कि अभी लोग भयभीत तो हैं, रिएक्ट कम करेंगे, तो उठा के इनकी नसबंदी करो। अच्छा। तो उस समय ऑफिसर लोबी ने क्या किया, जैसे किसी तहसीलदार को कह दिया भाई कोई 1000 नसबंदी करेगा तो उसको एक मोटरसाइकिल इनाम में मिलेगी। अच्छा। कोई अगर 10,000 नसबंदी करवा देगा तो एक एम्बेसडर गाड़ी इनाम में मिलेगी। तो राह चलते नसबंदी होते तो उठा लेते उन्होंने तो बस फिर अपने गाड़ी इनाम में लेने के लिए कोई रास्ते में चलता हुआ, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, है, उठाया नसबंदी कर दी। हमारे किसी की नई नई शादी हुई तो बहुतों को के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ। तो पूरे देश में नाराजगी ही नसबंदी के खिलाफ थी, इमरजेंसी के खिलाफ नहीं। तो उस नाराजगी की वजह से ही कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हुआ, क्योंकि लोकतंत्र की सारी परिभाषाओं का ज्ञान तो आम आदमी को तो नहीं होता। आम आदमी को इमरजेंसी इफेक्ट नहीं कर रही थी। वो सोच रहा था अच्छा है, शांति है, अपने भाव के ऊपर सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारे लोग भयभीत हैं, राशन पर ठीक बढ़िया चीज़ मिल रही है, भाई भ्रष्टाचार भी कम हो रहा है, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 77 में समझो जनता पार्टी की सरकार बन गई जी। लेकिन वो सारा इतिहास में दर्ज है कि अंतर्द्वंद्वों के कारण वो 2.5 साल में। आपकी क्या भूमिका थी तब? बस उस समय हम कार्यकर्ता थे। अच्छा। 77 में भी हमारा वही एमएलए रिपीट किया था, उसी को टिकट मिली थी जो 75 में जिसको टिकट दी। तब आप जनसंघ में आ गए थे? तो जनसंघ नहीं बनी थी। अच्छा। हम कार्यकर्ता थे चौधरी देवीलाल के। अच्छा, देवीलाल के। और देवीलाल जी का ये नहीं पता था कि आज पार्टी का क्या नाम है, कल क्या नाम होगा। अच्छा। पार्टी के नाम बदलते रहते थे, और हम सिंबल? तो डायरेक्टली बस देवीलाल के थे। अच्छा। कभी कुछ नाम रख लिया, कभी कुछ नाम रख लिया, कभी तो चरण सिंह से बिगड़ी, कभी किसी से बिगड़ी, कभी किसी से बिगड़ी, उनका ऐसा ही चलता था जी। लेकिन जनसंघ के उस समय डॉक्टर मंगल सेन थे, तो जनसंघ का मर्जर हो गया था 77 में जनता पार्टी में। जब अंतर्द्वंद्वों का कारण जनता पार्टी का बिखराव हुआ जी, तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का। जब सब लोग अलग अलग हो गए तो 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी हुआ था, उसका गठन हुआ था। तो उसके बाद हम तो चौधरी देवीलाल के साथ ही रहे। बीजेपी में नहीं गया? बीजेपी में। तो 1982 की बात है। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी इंदिरा के समय जी, वो इम्प्लीमेंट नहीं की थी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आंदोलन चला, उस समय भी हम आंदोलन में रहे जी। मैं और बाद जॉर्ज फर्नांडीज के साथ हम यहाँ तिहाड़ जेल में भी मैं रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लिए हमने दिल्ली में गिरफ्तारी दी थी। रहे थे थोड़े ही दिन थे जी, लेकिन गिरफ्तारी दी थी हमने। फर्नांडीज भी उस समय हमारे साथ थे। अच्छा। तो कर्पूरी जी के प्रेरणा से हम आए थे इधर जी। तो उसके बाद 82 में
चौधरी देवलाल कहने लगे भाई बैकवर्ड को पार्टी के साथ जोड़ो, लोक दल के साथ। चरण सिंह अध्यक्ष होते थे लोक दल के अच्छा, उस समय जी। मैं कहा जी बैकवर्ड को जोड़ेंगे तो बैकवर्ड को कुछ हिस्सेदारी दो। तो उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए। मैंने कहा जी 12 टिकटें दे दो, हरियाणा में 12 जिले हैं। तो उन्होंने 12 टिकटों की हाँ भर ली। तो ये देवीलाल के लिए आपने मांगा? देवलाल के लिए जी। और मेरी टिकट की घोषणा कर दी 1982 में महम से। अच्छा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चरण सिंह थे। हाँ। चरण सिंह ने देवलाल के कहे अनुसार टिकटें नहीं दी, उन्होंने अपने मर्जी से दी थी टिकटें। देवलाल की उनकी अणबण भी रही। और उस समय भारतीय जनता पार्टी से समझौता हुआ था। अच्छा, लोकदल का 24 सीटों के ऊपर 66 लोकदल लड़ रहा था और 24 भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। अब ये डिसाइडेड था कि अगर बहुमत आया तो चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री होंगे। ओके। क्योंकि उनकी सरकार 1980 में भजनलाल ने तोड़ दी थी। आपको ध्यान दिलवाऊं, 77 में चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार बीच में ही भजनलाल थे तो हाँ, उसी पार्टी के। बल्कि ये भी बड़ा रोचक सा मामला है। भजनलाल को कांग्रेस से तो बंसीलाल ने निकलवा दिया। अच्छा। और जनता पार्टी में देवलाल ने एंटर नहीं होने दिया। अच्छा। क्योंकि सबको पता था ये बड़ा शार्प माइंडेड आदमी है और बड़ा मतलब कूटनीतिक का वो है, तो इसे डरते थे लोग। भजनलाल भी फिर पैंतरेबाज तो था ही। जगजीवन राम जी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, CFD। अच्छा। और वो जनता पार्टी का ही एक घटक था। तो भजनलाल ने जगजीवन राम से CFD की टिकट ले ली। अच्छा। और जगजीवन राम ने एक टिकट मांग ली हरियाणा में जनता पार्टी से, तो उसको कौन इनकार करता था। वो आदमपुर से CFD की टिकट पर जीत के फिर जनता पार्टी में आ गया। और फिर वहाँ कृषि मंत्री बन गया। और चौधरी देवलाल से गलती करवा दी और सरकार गिर गई। हाँ, गलती क्या करवाई, जनसंघ घटक के खिलाफ शुरू कर दिया। उनकी चुगली चाटी जो भी है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, वैसे हैं। चौधरी देवलाल बातों में आके, और जनसंघ घटक के 4 मंत्री थे उस सरकार में। डॉक्टर मंगल सेन थे, कमला वर्मा थी, रामलाल वधवा थे, और एक शायद फतेह चंद भी थे, कुछ ऐसे, लेकिन 4 थे मंत्री। और उस समय जिलों में जो है ना डेवलपमेंट बोर्ड बना रखे थे, क्योंकि शहरों में जनसंघ का प्रभाव होता था जी। तो वो सारे हिस्सेदारी जनसंघ घटक को दे दी थी। उसमें एक ही दिन देवलाल ने 4 मंत्रियों को हटा दिया और सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तोड़ दिए एक ही दिन में। अच्छा। अब वो पैदा तो होना ही था विरोध। तो एक गलती उससे पहले चौधरी देवलाल ने और कर दी थी। नारनौल में एक उपचुनाव था। जनता पार्टी के अध्यक्ष होते थे चंद्रशेखर जी, और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अब चंद्रशेखर जी ने जिस आदमी को टिकट दे दी, मोरारजी देसाई ने जिस पर मोहर ला दी, तो देवलाल को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बात हो गई फिर। लेकिन देवीलाल ने उसके विरोध में अपना पैरेलल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये सलाहकार इनके भजनलाल हुआ करते थे। हाँ, फूसाराम गुजर खड़ा कर दिया और उसको जितवा दिया, क्योंकि देवलाल मुख्यमंत्री था। उसको जितवा दिया तो पार्टी हाईकमांड नाराज कर ली। उधर से जनसंघ घटक नाराज कर लिया, तो सारे MLA जनसंघ घटक वाले विरोध में हो गए। उधर से पार्टी हाईकमांड नाराज कर ली। उस बात का फायदा भजनलाल ने उठाया और उनसे बात करके और देवीलाल को ये कॉन्फिडेंस दिलवा दिया, मैं तो आपका हूँ। रोहतक में भिवानी स्टैंड के ऊपर रैली हुई जी, और भजनलाल दब के जनसंघ घटक के खिलाफ बोला। दब के कि इनकी क्या औकात है, देवीलाल के बगैर इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये है वो है, खूब बोला उसके खिलाफ। और उसको पक्का भरोसा दे दिया कि मैं तो आपका हूँ। और उधर से मंगल सेन से बात कर ली, भाई तेरे MLA मुझे दे दे, और कुछ जोर विरोध सबको लेकर भारत दर्शन पर चले गया। इधर सरकार गई। और उधर से मोरारजी देसाई चंद्रशेखर नाराज थे ही देवलाल से। उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया। देवलाल की सरकार धड़ाम गई। भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। अब इधर से इन बिटवीन अंतर्द्वंद आपस में थे। कभी जगजीवन राम जी की महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, उधर से चौधरी चरण सिंह की थी। आपस की लड़ाई में यहाँ भी सरकार गिर गई, दिल्ली में केंद्र की सरकार। चौधरी देवलाल की भी कड़वाहट थी, वह सरकार गिरे क्योंकि वो मुख्यमंत्री से हटा दिए थे, तो सरकार गिर गई केंद्र की भी।
तो उसमें भजनलाल ने तो पैंतरा खेला। इंदिरा जी ने जितनी भी विरोधी पार्टियां की सरकारें थी सबको तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, भंग करो भंग करो। तो आपकी भूमिका कैसे बढ़ती रही तो इसमें? मैं बताऊं, जी। चौधरी भजनलाल ने क्या किया, जितने जनता पार्टी के एमएलए उनके पास थे हाँ। उनको सबको लेके और इंदिरा जी के पास आ गया कि आप क्यों सरकार तोड़ती हो, मैं यूं कि यूं ज्वाइन करवा देता हूँ। मतलब जनता पार्टी की सरकार यूं कि यूं कांग्रेस की सरकार बना दी, बन भी गई। बन भी गई। हाँ। भजनलाल मुख्यमंत्री रहा 82 तक। अरे गजब। मतलब एक व्यक्ति जिसने एक विधायकी का टिकट किसी तीसरे पार्टी से लिया, इस पार्टी में घुसा, उस पार्टी को तोड़ा और वहां उसको जोड़ा और अपनी सरकार बना ली एक आदमी ने। तो 82, अब देवलाल की सरकार टूट गई तो जनता में रोष तो था। हाँ। तो खास तौर पर किसान वर्ग में, जाट वर्ग में रोष था। हाँ। हम देवलाल के साथ थे, आंदोलन में चला रहे थे। मुझे कहने लगे बैकवर्ड को और जोड़ो, मैं कहा जी 12 टिकटें दे देना, इनको भी जोड़ देंगे। तो घोषणा भी कर दी चौधरी देवलाल ने, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने नहीं दी। तो चौधरी देवलाल ने वो जनसंघ घटक के भी और चौधरी चरण सिंह से जो डायरेक्ट टिकट लेके आए थे वो भी, उनको सबको हरवाना शुरू कर दिया। अच्छा। और उनमें से इतने हरा दिए, जनसंघ घटक के तो 24 में थे 18 हरवा दिए। हाँ। और 2-3 इसके भी हरवा दिए चौधरी चरण सिंह के, जो डायरेक्ट वहां से टिकट लेके आए थे। देवलाल अपने वफादार नहीं सोचता था जी। तो उसका नतीजा ही क्या होया कि अल्पमत में आ गए। कांग्रेस के आए 39, हमारे लोकदल के आए 36, 6 आए बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी बन चुकी थी 1980 में। 36 और 6 42, 7 हमारे पास थे इंडिपेंडेंट। 49 एमएलए लेके हम चंडीगढ़ चले गए गवर्नर के पास, जीडी तपासे थे। तपासे ने गिनती करवा दी, कह दिया सोमवार को शपथ दिलवा दूंगा, ये शनिवार की बात है। और हमने परमाणु गेस्ट हाउस में रोक दिया, हिमाचल गवर्नमेंट का काल गेस्ट हाउस, सबको 49 आदमी रोक दिए। उधर से भजनलाल ने कलाकारी की और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आधार पर संडे की शाम को भजनलाल शपथ ले गया। मतलब उनका गजब का खेला था और इसी से लोग डरते थे उनसे। हाँ, तो भजनलाल शपथ ले गया। तो आप कभी भजनलाल के करीब नहीं गए? नहीं, हम तो चौधरी देवलाल के साथ रहे। तो अपनी यात्रा कैसे बढ़ी? ये तो बस चौधरी देवलाल के हम वफादार थे। 1985 में फिर हरियाणा में राजीव लोंगोवाल समझौता आ गया। SYL के ऊपर पानी का विवाद था पंजाब के साथ। तो संत हरचंद सिंह लोंगोवाल पंजाब के प्रतिनिधि थे और हरियाणा के उस समय प्रतिनिधि थे चौधरी भजनलाल। तो उससे पहले समझौता हुआ था चौधरी बंसीलाल के समय। तो बंसीलाल के समय में 38 लाख एकड़ फुट पानी कुछ मतलब मंजूर हुआ था, हरियाणा का हिस्सा। लेकिन भजनलाल ने उसमें कटौती मान ली। इराडी कमीशन बैठे थे। इराडी कमीशन में समस्या तो ये थी कि इराडी तो हिंदी नहीं समझता था और भजनलाल अंग्रेजी नहीं समझता था। तो ये समस्या थी कन्वर्सेशन की। जो उसने तर्क दिए भजनलाल ने मान लिए और उसमें पानी में कटौती होगी। 2-2.5 लाख एकड़ फुट अच्छा, पानी। समझ में नहीं आया और समझौता हो गया। और समझौता हो गया। हाँ। उसके खिलाफ देवलाल ने फिर मूवमेंट चलाई। अच्छा। और प्रोटेस्ट स्वरूप महम से देवलाल जी ने और रोहतक से मंगल सेन जी ने रिजाइन कर दिया। दोनों का उपचुनाव आ गया और उपचुनाव में चौधरी देवलाल तो जीत गए। लेकिन मंगल सेन के खिलाफ खुद ओम प्रकाश चौटाला ने देवलाल के लड़के ने धोखा किया उसको हरवाने के लिए। अच्छा। जबकि वो उसके पिताजी के कहने से इस्तीफा दिया। वो धोखे का इनका एक इतिहास है अपना, ये धोखा करते हैं हमेशा। अब वो 85 का बाई इलेक्शन में देवलाल जीत गए। फिर उसके बाद वो आंदोलन चलता रहा, मंगल सेन ने फिर भी साथ दिया। हरियाणा में पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया और इतना मूवमेंट खड़ा हो गया कि कांग्रेस के आदमियों का गांव में घुसना लोगों ने बंद कर दिया। हम उस आंदोलन में पूरे सक्रिय थे। अच्छा। तो अपने पास कोई पद नहीं था, आप चुनाव नहीं लड़े? नहीं, मैं पद था मेरे पास। मैं लोकदल का बैकवर्ड सेल का हरियाणा का प्रेसिडेंट था। अच्छा। 85 में। पहले प्रेसिडेंट जैनैन वर्मा होते थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे। तो मैं प्रेसिडेंट था लोकदल का, बैकवर्ड सेल का। तो उस समय 2 साल तक आंदोलन चलता रहा। इन बिटवीन ऐसे हालात हो गए हरियाणा में कि गांव में घुसना कांग्रेस के लोगों का बंद कर दिया। तो हार के राजीव गांधी को मुख्यमंत्री रिप्लेस करना पड़ा 1 साल पहले। यानी 86 में चौधरी बंसीलाल को रिप्लेस किया भजनलाल के बजाय। लेकिन बंसीलाल भी कुछ करिश्मा नहीं कर सके।
और देवीलाल की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आई, 90 में से 85 सीटें आई। और मुझे उस समय चौधरी देवीलाल ने सफेदों से टिकट दे दिया। अच्छा। क्योंकि महम से तो वो खुद लड़ रहे थे, मेरा महम क्षेत्र है, तीसरा चुनाव था उनका महम से, तो मेरा लंबा संघर्ष हो गया था। उन्होंने खुद मुझे बुला के कहा कि आप चुनाव बताओ कहाँ से लड़ोगे। मुझे आपकी मर्जी, जहाँ से लड़वा दो, जहाँ से आशीर्वाद हो वहीं से जीत जाएंगे। कोई लहर थी, मैं सभ्यतों से लड़ दूंगा, ठीक है लड़ लेंगे। मैं फार्म भराया, उन्होंने टिकट दे दिया, उसके बेटे ने वो टिकट कटवा दिया। अच्छा, कट गई टिकट आपकी? हाँ, कट गई। हाँ। मैं दिल्ली आया, चौधरी देवीलाल बैठे थे यहाँ रोसा रोड के ऊपर, शरद यादव की कोठी के ऊपर। मुझे ये क्या किया? अब बेटे की चलनी थी तो हम उसी की चमची मार लेते। इतने दिन आंदोलन में क्यों हमने लाठियाँ खाई? बोला नहीं भाई, आपके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, उसको मैं चेंज करवा दूंगा। तो अगले दिन जाके, बगुणा जी रहते थे जोरबाग कॉलोनी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे, लोकदल भी था उसमें, कर्पूर जी भी वहीं बैठे थे। मैं और चौधरी देवीलाल गए वहाँ पर, चौधरी देवीलाल ने वो टिकट फिर चेंज करवा के मुझे दिलवाई। अच्छा। पहले कैंडिडेट सरदूल सिंह थे, उनका रिवोक करवा लिया। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं चाहते थे, वो बाहर ही मिल गए मुझे, कहेंगे जांगड़ा जी वो टिकट वापस दो। अच्छा। मैं क्यों? आपको एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे। मैं चेयरमैन नहीं बनता, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पिछड़ों की आवाज़ बनूंगा विधानसभा में। चेयरमैन का क्या होता है? विद द मर्सी ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की दया पर निर्भर होता है, अगर एक दिन भी थोड़ी सी वो करेगा तो गाड़ी खड़ी करवा लोगे। मैं नहीं बनता चेयरमैन वेयरमैन, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं अपना निकल के, और मैंने फार्म दे दिया एसडीएम सफीदों को, और मैं पार्टी का कैंडिडेट हो गया, उसका वापस हो गया। लेकिन चौटाला ने उसको बैठने नहीं दिया, और आखिरी में चुनाव से 2 दिन पहले मेरे समर्थन वापसी की घोषणा करवा दी देवीलाल से, बयान दिलवा दिया। बिना आपकी मर्जी के? बिना मेरी मर्जी। मेरी क्या मर्जी थी? मैं तो एमएलए बनना चाहता था। और मैं ना तो कर्पूरी जी से शिकायत करना पाया, ना मैं बगुणा जी से कह पाया, क्योंकि 17 को वोटिंग थी, 15 को शाम को अनाउंस करवा दिया, 16 को चुनाव प्रचार बंद था, और मेरा चुनाव धड़ाम देसी गया, मैं चुनाव हार गया। अब फिर तो सबसे बड़ा एक धक्का था जीवन के कैरियर को। उसके बाद मेरी चौधरी देवीलाल की तो राष्ट्रीय हो गई। ये कौन 87 की बात? 87 की। लेकिन देवीलाल के साथ तो आप 2004 तक थे ना? नहीं, वो बंसीलाल के साथ। अच्छा, बंसीलाल के साथ था मैं। हाँ। 87 में मैंने चुनाव हारने के बाद और भी कटुताएं आई, मैं उनका वर्णन नहीं करता। मेरे ऊपर जानलेवा हमले भी हुए, मैं बड़ा मुश्किल से बचा था। और फिर मैंने, घर वाले भी काफ़ी चिंतित रहते थे, लेकिन मैं उन मिट्टी का बनाया हुआ था कि मैंने शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस संघर्ष समिति बनाई। दरियाव सिंह होते थे धानक समाज से, मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, और मेरे कार्यकर्ता थे। जहाँ कहीं भी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ थोड़ा सा भी अन्याय होता, हम गाड़ी लेके वहीं पहुँच जाते और आंदोलन शुरू। 3-4 बंदूकों वाले बच्चे अपने लड़के साथ रखते, रिवॉल्वर साथ रखते, 2-3 जीप रखते, और पूरे हरियाणा में हमने देवीलाल के खिलाफ मूवमेंट चलाया। अच्छा। और केवल हरियाणा में नहीं, चौधरी देवीलाल बिहार में घूम रहे थे, राष्ट्रीय नेता बन गए थे, उप प्रधानमंत्री थे। तो मैंने पटना में भी जाके उनके खिलाफ गांधी मैदान में रैली की, वहाँ भी भाषण दिया। अच्छा। मैं पूछा करो जहाँ तक भी जाते। नतीजा क्या हुआ इसका? तो नतीजा ये हुआ, 1990 में चौधरी देवीलाल तो इधर आ गए, और ओम प्रकाश चौटाला उनकी जगह बाई इलेक्शन आ गया, महम में कैंडिडेट आ गए। मुझे कहा रामचंद्र सारी कटुताएं भूल जाओ, और आपको वापस हम एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं। एमएलए तो हार ही गया था, मैंने नहीं बनना है। अच्छा, कितनी बार आप एमएलए लड़े और कितनी बार आप हारे? तो अब आप देखिए, मैंने इनकार कर दिया, मैं ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ करेंगे। तो हमने पूरी मुखालफत की, महम में बड़ी हिंसा हुई, 7-8 आदमी मरे, बूथ कब्जा करने के लिए चौटाला ने कोशिश करवाई, लेकिन लोगों ने पूरा आंदोलन किया, और चौटाला को हिंसा की वजह से इलेक्शन काउंटरमैंड हो गया। अच्छा। दोबारा फिर 6 महीने बाद चुनाव आ गया, फिर चौटाला वहीं से कैंडिडेट आ गए, और फिर मेरे को उससे पहले मंत्री बनाने की पेशकश की चौधरी देवीलाल ने, मगर नहीं। मैंने अपने जीवन का, कैरियर का पहला मौका 87 का था, मैंने उसका बदला लेना है। अच्छा। सीधी सी बात। अच्छा। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा। तो उस टाइम फिर जब चौटाला ने देखा वह हारोगे, तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का वहाँ मर्डर हुआ।
उस समय 2 उपचुनाव थे हरियाणा में, एक कुरुक्षेत्र था, एक महम था। और महम की जनता ये चाहती थी भाई हमने 3 बार देवीलाल को बुला लिया और यहाँ पर बना दिया और उसको बिल्कुल उठा के ज़मीन से, जबकि राजनीति उनकी समाप्त हो चुकी थी। भजनलाल ने, देवीलाल, बंसीलाल ने उनको खुडे लाइन लगा रखा था और महम ने उनको उठा के 82 में जितवाया, फिर 85 में बाई इलेक्शन जितवाया, फिर 87 में जितवाया और वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो अब महम के किसी आदमी के लिए इस जगह छोड़ दें वो। अगर उनका बेटा ही लड़ाना है तो कुरुक्षेत्र से लड़ा लें। वहां से इन्होंने 100 करोड़ लड़वाया था, वो जीत भी गया था वहां से, लेकिन उसकी जिद थी। और चौधरी देवीलाल ने के पास जब लोग आए कि जी ये हक अब हमारे इलाके को दे दो, अब महम के किसी नौजवान को दे दो, तो चौधरी देवीलाल, जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, चौधरी देवीलाल ने कहा मैं महम का वहम निकाल के छोड़ दूंगा। और इस बात के ऊपर पूरा इलाका एजिटेट हो गया। अच्छा, पूरा उसके विरोध में खड़ा हो गया कि देखिए हम कौन महम का वहम निकालेगा, हमारा आज तक वहम निकला ही नहीं है कभी। तो पूरी जनता चौटाला के खिलाफ है। तो चौटाला ने यह कहा भाई हम किसी भी सूरत में चुनाव हारेंगे नहीं, चाहे कितनी बूथ कैप्चरिंग हो, कितना हो, कुछ हो। तो इसका लड़का है भाई चौटाला, ये खरेटी गांव में था, वैसी खरेटी लगते हो गांव है। तो लोगों ने घेर लिया, ये बूथ कैप्चर करवा रहा था और इसके कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनको घेर लिया। जो इसके मिनिस्टर थे संपत सिंह वगैरह, उनको घेर लिया सब। तो वहां पर इसको घेर लिया तो वहां गोलीबारी होगी पुलिस की। लेकिन लोग उल्टे नहीं हटे, उसमें उस गांव का एक सरपंच मारा गया था। अच्छा, हरी सिंह नाम था उसका, हमने सम्मान पे ले लिया खरेटी गांव का जी। तो महम में भी एक तेलू नाम था एक आदमी का, वहां भी गोली चली, बूथों पर कब्जा हो रहा था, वहां भी एक तेलू राम का आदमी ना, वो भी मारा गया था। तो काफी मतलब हिंसा हुई, 3-4 आदमियों का कत्ल होया, वहां पर गोलियां लगी। तो ये घेर लिया इसको, अभय चौटाला को। तो इसके पास कोई रास्ता नहीं था, लोग लाठी जड़ी लेके खड़े थे, वे जिंदा नहीं निकलने देंगे। तो इन्हें एक पुलिस वाला सरसा जिले का ही था, वो बुला के उसकी वर्दी पहन के उसको तो काट दिया रो, फिर वो अभय चौटाला के कपड़े उसके वो मार दिया लोगों ने। अरे, और वो इलेक्शन मतलब हिंसा की वजह से काउंटरमेंट हो गया। अच्छा, और वो पूरा मतलब उसका पूरा वो निकल के पूरे भारत में इस तरह से आया राष्ट्रीय पटल पे। तो फिर दोबारा फिर मतलब ये चौटाला ने जिद करी कि बीच में उसको 6 महीने पूरे होने को थे। अच्छा, ये आपने बताया था इस चीज को। तो दोबारा फिर उन्होंने जिद करी कि महम से ही लड़ूंगा फिर चुनाव। उस समय आनंद सिंह दांगी जो आज कांग्रेस में है, इसको ये एसएस बोर्ड का चेयरमैन बना रखा था देवीलाल ने, इसको हटा दिया था चौटाला ने। तो इसको लोगों ने खड़ा कर दिया, इसके साथ हमदर्दी थी, इसको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया और पूरी कांग्रेस और सब पार्टियां इसके साथ लगी। अच्छा। देवीलाल के विरोध में। तो वहां पर क्या हुआ, फिर दोबारा चुनाव आया तो इन्होंने ए नाम से कुछ लोगों के फार्म भरवा दिए। अच्छा, जिनमें एक उसी के गांव का अमीर सिंह था, क्योंकि उसका आनंद नाम था ना, तो ए नाम, क्यों बैलेट पेपर होता था उस टाइम पर, तो नाम ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब चौटाला को उसकी सारी सीआईडी ने बता दिया कि चुनाव तो ये भी नहीं जीतोगे, लोग पूरे खिलाफ हैं, तो संदिग्ध परिस्थितियों में अमीर सिंह का मर्डर हो गया। उसका कैंडिडेट का नाम भरवा रखा था, तो कैंडिडेट मरते इलेक्शन काउंटरमेंट। तो फिर क्या हुआ, अमीर सिंह से एक दिन पहले, उसके मर्डर से एक दिन पहले, आनंद सिंह दांगी जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उस समय, कांग्रेस ने टिकट दे दी थी, उसके खिलाफ दरखास्त दिलवा दी कि मुझे आनंद सिंह दांगी से खतरा है जान का। और अमीर सिंह का मर्डर हो गया। उस मर्डर के उसमें आनंद दांगी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई और पक्की स्कीम ये थी कि आनंद दांगी का इनकाउंटर करवा देंगे। अच्छा, स्कीम ये थी। लेकिन लोग उसकी प्रोटेक्शन में खड़े हो गए और छतों पर चढ़ के आग के हारे जो दूध रखने के वो चढ़ा लिए, पत्थर रख लिए। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई तो लोगों ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। 100 राउंड गोलियां चली वहां पर। 100 राउंड गोलियां चली वहां पर पुलिस वालों की तरफ। हाँ, जिसमें दरवाजे के ऊपर एक वाल्मीकियों की लड़की थी, दांगी के दरवाजे के ऊपर, उसको गोली लगी, वो मर गई। तो ये स्थिति बनी थी। ये स्थिति बनी। फिर उसको दांगी को प्रोटेक्शन में दिल्ली ले आए और दिल्ली ले आके वीपी सिंह ने उसको एसपीजी की प्रोटेक्शन में रखा उसका। अच्छा,
तब जाके जान बची। तब जाके उसकी जान बची। और 91 के अंदर आम चुनाव हो गया, पूरी असेंबली भंग होगी। ठीक है 4 साल बाद ही, जी। 87 से 91 में। और चौधरी देवीलाल की कहाँ 90 में 85 सीट थी, कहाँ 16 रहेगी। अच्छा। हमने संकल्प किया था अगर 20 सीट आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और आप अपने मकसद में कामयाब रहे। लक्ष्मण कामयाब रहे, 16 सीटें आई जी। और चौधरी भजन लाल फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने गए। अच्छा। तो हमारे सामने ये था कि ना तो हम कांग्रेस के कल्चर के थे जी। और दूसरी तरफ ताकत थी चौटाला देवीलाल। आपने बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन की उस समय? तो बस वो संयोग ले लो, कुछ भी लगा लो। आप कह रहे हैं कि आरएसएस से थे, राष्ट्रवादी विचारधारा थी, लेकिन बस वो समय आता है तभी होती है बात। जी। बीच में चौधरी बंसीलाल का इलेक्शन 1989 में आया था वो। जी। मैं चर्चित था, संघर्ष समिति के प्रोग्राम चलते रहते थे, SC BC संघर्ष समिति के। जी। उनसे कांटेक्ट हुआ, यागपर रोड पर रहते थे वो। तो कहने लगे मेरी मदद करो माँ जी, आप कांग्रेस में हो, क्या करें? जी। भाई बाद में देख लेंगे, मेरी मदद कर दो। जी। वो चुनाव जीते 89 में। ये धर्मवीर जी मुकाबले में थे, जो अब हमारे सांसद अब बने भिवानी से। अच्छा। ये हारे थे, ये लोकदल के कैंडिडेट थे। तो आप 2 बार चुनाव लड़े, एक बार तो मान ली टिकट ही आपकी वापस करवा दिया इन लोगों ने। हाँ, तो बीच में मैं आपको बताता हूँ, वो तो टिकट वापस करवा दिया, चुनाव तो मैं लड़ा, टिकट लेके लड़ा, टिकट कटवा के ली मैंने। लेकिन फिर 1991 में, जैसे मैंने बताया, इन बिटवीन चौधरी बंसीलाल कांग्रेस में अवॉइडेड थे। सारा संगठन भजनलाल के पास था। मैंने उनसे कहा जी आप अवॉइडेड हो, एक तीसरी फोर्स की जरूरत है। और मैं बीजेपी में ना जाने का मेरा कारण भी ये रहा कि चौटाला परिवार से, बंसीलाल से मेरी, ना देवीलाल से कटुताएं होगी थी और वो इनके अलायंस में थे। अच्छा, बीजेपी के अलायंस में थे। तो वहां मैं जाना नहीं चाहता था, किसी किस्म से भी मैं समझौता नहीं करना चाहता था। तो चौधरी बंसीलाल से बातें हुई, माँ जी को तीसरा रास्ता निकाल लो। तो उन्होंने कहा भाई चलो, हरियाणा विकास मंच बनाया हमने। अच्छा, पार्टी बना दी, मंच बनाया पहले। अच्छा। उसको इतना बड़ा रिस्पांस मिला। हाँ। तो फिर बंसीलाल ने उसको पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बंसीलाल जी की जो पहली पार्टी कहें या मंच बना था, उसके सूत्रधार आप थे? उसमें मैं सूत्रधार था, बल्कि उनके बेटे मेरे पास आए जब मैं बंसीलाल से पूरी रूपरेखा समझाई और उन्होंने विचार मंथन किया, तो उनका बेटा जो आज दुनिया में नहीं है, सुरेंद्र, मेरे पास आया और भैया बाबूजियों को क्या सलाह दे दी, वो कांग्रेस छोड़ के हम मर जाएंगे, कभी नहीं उभरेंगे, और सलाह वापस ले लो। भाई मैंने तो दे दी, अब वापस तो क्या ले लूँ, लेकिन आप कांग्रेस में रहना, हम तो अगर बंसीलाल जी हौसला करेंगे तो पार्टी चलाएंगे। और उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ बयान दे दिया। सांपला की एक रैली थी, राजीव गांधी ने उनको निकाल दिया कांग्रेस से, हमने विकास पार्टी बना दी। उसका रिस्पांस मिला। हाँ, बात आगे बढ़ी। हाँ, तो पार्टी बना ली, तो चुनाव आ गया, मुझे चौधरी बंसीलाल ने महम से टिकट दे दिया, मेरा अपना क्षेत्र है। हाँ। तो उस समय हमारे टोटल हरियाणा में 12 कैंडिडेट जीते थे। हाँ। और मैं भी चुनाव हार गया था, नई पार्टी थी। हाँ। महम में कोई बेस भी नहीं था। तो उसके बाद हमने फिर आंदोलन उठाया बंसीलाल के साथ, पूरे हरियाणा का टूर किया और मंडल कमीशन की सपोर्ट करवाई चौधरी बंसीलाल से, और पूरे पिछड़ों को बंसीलाल के साथ जोड़ दिया। वो बड़े हो गए, खूब अच्छा ये हो गया कि हाँ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बंसीलाल होगा आने वाला। अच्छा। तो वही बात फिर वहाँ पर जो चौटाला से होती थी, वहाँ सुरेंद्र के साथ होगी, आपकी मेरी। हाँ। वो फिर आपस में वो बढ़ गया। मतलब आपकी किस्मत आपके आगे आगे चलती बस आगे आगे सुलाले स्वाभिमान आड़े आता था। हाँ। और काम तो खूब करते थे, जाने थैली पर रख के करते थे, लेकिन जूते चाटना और करना, खुशामद करना, वो स्वभाव में नहीं था। तो वो चीज़ फिर आड़े आ गई। बंसीलाल जी से क्यों अलग हुए? लेकिन बंसीलाल जी, मैं आज भी उनकी प्रेज करता हूँ, अच्छे आदमी थे। और वो, मैं उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया इस लेवल तक कि भाई मेरे को कोई दबा के करे या मेरे को यूँ देखे, टणका के देखे भाई इसमें ज़मीर कितनी है, वहाँ पर मैं भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाया। और वो बल्कि कहते भी थे भाई सुरेंद्र का स्वभाव ऐसा है तो तू खामखाई समझ आता है। माँ जी मेरी फिर ऐसे बनेगी नहीं बात। और वो विचारधारा में टकराव होते 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 ये स्थिति आ गई कि उन्होंने मुझे पार्टी से ही निकाल दिया। ये कब की बात है? ये 96 की बात है। अच्छा। तो मैं जब पार्टी से निकाला तो हज़ारों वर्करों ने इस्तीफे दे दिए। हाँ। प्रोटेस्ट में, और बंसीलाल को बड़ा धक्का लग गया, 10 सीट चली गई। अच्छा। लेकिन सरकार बीजेपी के अलायंस में बन गई। बन गई तो, लेकिन उसके बाद बीजेपी का भी
आपस में रामविलास शर्मा की महत्वाकांक्षाएं जगी, वह चीफ मिनिस्टर मैं बन सकता हूँ जी। और बंसीलाल से टकराव हो गया। तो बंसीलाल ने मुझे बुलाया खुद टेलीफोन करके दोबारा? हाँ दोबारा। मैं गया चंडीगढ़ कि भाई आपस का गलतफहमियाँ थी तेरी हमारी, और भाई पार्टी को भी संभाल ले। आदमपुर में एक बाई इलेक्शन था, उसमें सपोर्ट करो और उसके बाद हम इकट्ठे होकर फिर काम करेंगे शुरू। तो चुनाव के बाद आदमपुर में तो हम हार गए थे चुनाव। हरी सिंह था एक चौधरी वास का, उसको लड़वाया था चुनाव। लेकिन उसके बाद मेरे को HLRDC का चेयरमैन बनाया चौधरी बंसीलाल ने, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, और हमारी खूब घनिष्ठता रही, बहुत अच्छी, विश्वास रहा आपस में, मेरा उनका स्वभाव मिलता था। ये वॉज ए नाइस मैन। अच्छा। कोई मैं आज भी उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो 2004 में चौधरी बंसीलाल ने कहा भाई लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, बल्कि बीजेपी की तरफ से अडवाणी जी चाहते थे बंसीलाल से फिर कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन बंसीलाल रिकनसाइल नहीं कर पा रहा था। बोला एक बार धोखा खा लिया, मैं नहीं कहूँगा। और हमने 10 की 10 सीटें लड़ी, जिनमें मैं करनाल से उन्होंने कैंडिडेट बनाया। लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा करनाल से, तो हम 10 की 10 सीट हार गए। तो बंसीलाल बीमार हो गए बीच में, अच्छा, फिजिकली कमज़ोर हो गए, और सुरेंद्र ने फैसला कर लिया भाई पार्टी नहीं चलेगी और वापस कांग्रेस में जाएं। अच्छा। और जब इसका बात का पता चला तो बंसीलाल के पास मैं गया भिवानी, मगा जी किरण चौधरी को टिकट दिलवा दी है और सुरेंद्र फार्म भरवा रहा है, तो हमारे पास तो 2 ही कैंडिडेट थे उस समय, 2 ही विधायक थे, एक चौधरी बंसीलाल, एक रामकृष्ण फौजी, आप क्या करोगे? हम भी बहू की वोट दे देंगे माजी, तो कांग्रेस की है, बोला फिर और क्या करें? तो मेरी प्रिंसिपल कांग्रेस में जाने का फैसला है। मतलब क्या करें, मेरी तो सेहत ठीक नहीं है, सुरेंद्र मान नहीं रहा, तो मगा जी देखो मैं नहीं चाहूँ। और मैं उस टाइम पर गणेशी लाल जी अध्यक्ष थे, मैं बीजेपी में आ गया 2004 में, उनके मर्जर से पहले ही आ गया था। मतलब वहां से बिल्कुल अब लाइफ चेंज हुई फिर और आप एक्टिव सियासत में अब आए, फिर आ गया। तो बीजेपी में आने के बाद बीजेपी में आते ही अगले ही दिन मेरे को जनरल बॉडी का प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। ओके। गणेशी लाल जी अध्यक्ष थे, हमने उनकी अध्यक्षता में जितना नॉन कांग्रेसी माइंडेड आदमी था, जितना विकास पार्टी में, वो सारे मेरे साथ आ गए बीजेपी में। विकास पार्टी में बंसीलाल के साथ नहीं गए वो कांग्रेस में, उनको मैंने इधर बीजेपी में ही ज्वाइन करवा दिया। बहुत लोग आए थे, जिसमें नरसिंह ढांडा थे, जिनकी मिसेज अब मिनिस्टर रही थी, कमलेश ढांडा। बलबीर सैनी थे, वो बीच में चले गए वापस, बड़े पछतारे हैं। और लोग बहुत कार्यकर्ता थे पूरे हरियाणा से, मेरे साथ आ गए, बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया मैंने। अच्छा। और उसके बाद लगातार मैं 2 बार प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, 2 बार पिछड़े वर्ग मोर्चे का प्रदेश में अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी में। खूब सम्मान रहा, खूब अच्छा। मनोहर लाल जी संगठन का काम देखते थे। 2009 में भी मुझे पेशकश की थी कि आप चुनाव लड़ लो, 5 में भी की थी पेशकश। मैंने कहा नहीं, अभी जो पूरा मेरा जीवन का जो अनुभव और मेरी कमाई जो है, पहले पार्टी के साथ जोड़ लो, क्योंकि इस पार्टी को शहरी लोगों की पार्टी मानते थे, साहूकारों की पार्टी मानते थे, जबकि असलियत में कुछ और है मामला, कि गरीब की पार्टी ही बीजेपी है। अब तो लोग कहते हैं अडानी और अंबानी की पार्टी है। अब वो तो कांग्रेस का प्रचार है, लेकिन आम आदमी को जिस तरह से घर मिले हैं रहने के लिए, जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिले हैं, जिस तरह से आयुष्मान भारत कार्ड योजना के तहत गरीबों को इलाज के मुफ्त में इलाज की सुविधा मिली है, वो कब दी किसी पार्टी ने? कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिया। उसने तो एक सब्सिडी देके, सब्सिडाइज्ड जीवन देके एक वोट बैंक बना लिया कि भाई सब्सिडी के ऊपर इनको निर्भर कर दो, ना इनको जीने दो ना मरने दो, अगर मर गए तो वोट कौन देगा, और जिंदे हो गए तो फिर वोट क्यों देंगे? आपकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात तो अब होती होगी? हाँ, कई बार हुई। कई बार हुई? कई बार हुई। राज्यसभा जब गए, पहले आते हैं हम उस पर आते हैं, लेकिन राज्यसभा कैसे जाना हुआ आपका? तो मैं जैसे मैंने बताया, 2 बार मेरे को पार्टी की तरफ से आप चुनाव जहाँ लड़ना चाहो लड़ लो, मैंने इनकार कर दिया। वहाँ पहले मैं पूरे अपने जीवन भर की कमाई और मेरा पिछड़ों में जो आधार है वो पार्टी के साथ जोड़ूंगा, और पार्टी एक खड़ी हो जाए भाई हाँ हम सत्ता में आ सकते हैं, फिर मैं टिकट मांगूंगा। तो मैंने 2014 तक ये काम कर दिया। अच्छा। 14 में मैंने टिकट मांगी, तो पार्टी ने कहा कहाँ से? मैं कहा जी गोहाना से मैं चुनाव, क्योंकि महम मेरा क्षेत्र है और महम में मेरे गांव का ही आदमी चुनाव लड़ रहा था। वो पहले भी चुनाव लड़ चुका था और दोबारा फिर वही लड़ रहा था, तो फिर मेरे गांव में एक ही गांव में 2 कैंडिडेट, मेरा चुनाव बढ़ नहीं पाता, तो मैंने गोहाना से मांग ली और पार्टी ने ओके भी कर दी। अनिल जैन जी हमारे
प्रभारी थे, उन्होंने कहा ठीक है गोहाना से आप लड़ लेना। लेकिन मेरे भी जीवन में पता नहीं क्या कठिनाइयों का ऐसा दौर आता है। वही मैं कह रहा था, किस्मत आपकी आगे आगे चलती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और उन्होंने जींद जिले की सारी टिकटें मांग ली। चलो ठीक है दे दी। एक टिकट उन्होंने कहा भाई मेरे नाना, इसके नाना जी थे चौधरी छोटू राम, कि उनके गृह जिले में, पुराने जिले में एक टिकट मुझे दे दो। आपकी टिकट कट गई। अब पुराना जिले में रोहतक में सोनीपत भी था और झज्जर भी था जी। अब पार्टी इस बात को समझ नहीं पाई ये कहाँ से मांग रहा है। मैंने कहा भाई ओल्ड रोहतक में मुझे एक टिकट दे दो। पार्टी ने हाँ भर ली, नहीं इसने गोहाना की मांग ली। वो भी गई आपकी? वो भी गई, सब टिकटें डिक्लेयर होगी। ओके। 19 तारीख को। और फिर रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा भाई हमने पिछड़ों का एक ही नेता हमारे पास है और हमने उसकी टिकट की हाँ भी भर रखी थी और उसी को ना देंगे पार्टी में, पिछड़ों में क्या मैसेज जाएगा। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 22 तारीख को मेरे पास फोन आया अनिल जैन जी का, आप दिल्ली आइए। मैंने कोई पार्टी से विद्रोह करने की नहीं सोची बिल्कुल भी। नहीं मिली तो नहीं भाई, क्या नहीं किस्मत में तो क्या करेंगे, कोशिश तो खूब कर ली। फिर मैं आया यहाँ दिल्ली 1100 करोड़ पर, अमित शाह जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपको चेंज करके टिकट देंगे हम, लेकिन देंगे 26 की शाम को डिक्लेयर करेंगे, 27 को आखिरी नॉमिनेशन है। नहीं तो अगर अभी कर दिया तो और भी लोग आएंगे, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, ये भी चेंज कर दो, इसको सीक्रेट रखना। तो 26 की तारीख को मेरे को मिल गई टिकट? मिल गई। अच्छा। दोबारा? हाँ। मेरे को काट के ही मिलती है, 87 में भी काट के मिली थी। तो टिकट मिल गई। 27 को जाके मैंने अपना नॉमिनेशन कर दिया। हाँ। सिंबल दे दिया वहां जाके। हाँ। पार्टी का कैंडिडेट हो गया। अब जो आदमी 19 को टिकट ले गया था हाँ। और 27 तक जिसके पास रही, अब उसके समर्थकों में तो विद्रोह होगा ना। अच्छा, वहां भी आपकी किस्मत ने गेम कर दिया। हाँ, तो देखो नाराजगी तो उनमें तो होगी, नेचुरली होगी। हालांकि वो जो कैंडिडेट था वो मेरे साथ रहा, लेकिन चाहे दिल से रहा या जैसे भी रहा, लेकिन जो लोग पहले उसके साथ थे उनमें तो होगा ही विद्रोह। तो मैं समझ गया। और आप चुनाव लड़े होंगे? और वो मैं चुनाव लड़ा और लेकिन गोहाना के अंदर पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की हाईएस्ट जो वोट थी वो 7200 थी। एक बार किशन सिंह सांगवान का लड़का लड़ा था, उसको कुल 4200 मिली थी। उससे बाद नत्था सिंह सैनी लड़े थे, उसको 7200 वोट मिली थी और मुझे 29,000 वोट मिली। अच्छा। तो मैंने ये सोच लिया कि अब गोहाना को ही कर्म क्षेत्र बनाऊंगा। अच्छा। और 1 साल बाद मुझे हरियाणा सरकार ने बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ और विकलांग कल्याण निगम का चेयरमैन बना दिया। अच्छा। हारने के बाद जी। और पूरा 5 साल में गोहाना में कोठी किराए पर लेके रहा। और मैंने 3 बार मुख्यमंत्री को बुलाया, मनोहर लाल जी को। और मैं सीनियर पॉलिटिशियन के नाते कोई मंत्री मुझे इनकार नहीं करता था, जो भी योजना मांगता था वो दे देते थे। मैंने 1000 करोड़ रुपया गोहाना के विकास पर लगवाया। 1000 करोड़ रुपया 5 साल में। अच्छा। और लोगों में ये हो गया रामचंद्र जांगड़ा जी को सिर्फ टिकट लेनी है, उनको घर बैठे जितवाएंगे हम। 50,000 से कम में चुनाव नहीं जीतता, लेकिन फिर मेरी टिकट कटी। उसके पीछे भी बड़ा राज है। अच्छा, 19 में कट गई आपकी टिकट? 19 में नहीं, 20 में तो आप आ गए। तो 19 में फिर टिकट कट गई। तो मैं चेयरमैन तो था, मैंने कोई रिएक्शन नहीं करा। मैंने प्रण कर रखा था और मैं लोक दल में रह लिया, भाजपा जनता उसमें रह लिया, जनता पार्टी में रह लिया, विकास पार्टी में रह लिया। अब तो जो जीवन मरण जो भी है, कमल के फूल के झंडे में ही लिपट के आखिरी यात्रा होगी। जो जीवन में होना है वो होगा। कोई परवाह नहीं, पार्टी ने दी ना दी कोई बात नहीं, हमने रहना कमल के फूल के साथ है, बस जीवन का संकल्प है ये। और मैं चेयरमैन तो था ही। तो नई सरकार बन गई, उसमें भी मैं चेयरमैन था। तो दिसंबर में मेरी चेयरमैन की टर्म 4 साल की पूरी हो गई थी। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं दी और मैं 3 महीने ये सोच के भाई अब तो वापस या तो लकड़ी चीरनी है या कटर पत्थर बेचने हैं, और क्या करेंगे, जो जीवन में होना होगा। लेकिन वो पार्टी का धन्यवाद है। मैं तो रात को सोने की तैयारी कर रहा था जब मैसेज आया था कि आपको राज्यसभा का निर्णय कर लिया था। इन बिटवीन और बताऊँ आपको, मैं 2018 में मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था चंडीगढ़। मेरे पास फ़ोन आया गोहाना हरियाणा से किसी का, जांगड़ा जी अंदर ही अंदर पता नहीं क्या करते हो और बाजी मार लेते हो। मैंने क्या बाजी मारी है? टीवी खोलना।
मैंने टीवी ऑन किया तो टीवी पर चल रहा था हरियाणा से राज्यसभा के लिए रामचंद्र जांगड़ा का नाम फाइनल। मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, नहीं आप तो 20 में बने हैं ना? नहीं, मैं 2018 की बात बता रहा हूँ। हाँ। और 2 दिन बाद मुझे कोई कहने लगा आपका नाम कट सकता है, कटवाने वाले बड़े सक्रिय हैं, दिल्ली पहुंचो। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा दिल्ली, मैं नाम लेवाने क्यों, कौन सा दिल्ली आया था। मैं नहीं आऊँगा दिल्ली, मैं तो गोहाना से चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का मौज से। कट गया, ना मैं लेने के लिए आया, ना मैं कटवाने के लिए आया, ना कटवाने को जुड़वाने के लिए आऊँ। तो वो क्या ऐसे ही खबर थी? नहीं, पक्की खबर थी। अच्छा। टीवी में आ गया, अखबार में आ गया, सब कुछ में आ गया। हाँ। मेरे पास मैसेज आ गया। हाँ। सब कुछ में आ गया। हाँ। उसके बाद फिर कट गया उन्होंने। फिर लॉबिंग होगी दिल्ली में। जिंदगी में कितनी बार टिकट कटा होगा? हाँ, फिर लॉबिंग होगी दिल्ली में। नहीं, कितनी बार कटा होगा आपका टिकट? अब देख लो, आप सुन रहे हो। अगर 5 बार जिंदगी में टिकट कटा तो 25 साल तो जिंदगी के निकल गए। तो बस ऐसे ही देखो ना, 75 से चलते चलते 1975 में यात्रा शुरू की, मतलब 50-52 और साल। 2020 में फिर जब मैं घर पर था, फिर सूचना आ गई हाँ। कि भाई आपको राज्यसभा में ले रहे हैं। तो 45 साल बाद में, 45 साल का लंबा संघर्ष, कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, कोई उत्साह में कम नहीं होया, वही लड़ाई चलती रही, वही। मतलब आप तो ये ठान के बैठे हुए थे कि अब जो भी होगा वो अब बीजेपी के साथ ही होगा। बस ये मैंने प्रण कर लिया था। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और मिली भी तो आपको राज्यसभा मिली, जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है। लोकसभा तो लोग लड़ लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग करंट सिनेरियो पे। इस बार का चुनाव बड़े चर्चे में रहा। क्या हरियाणा का मिजाज ही इस तरह का है क्या कि वो कभी भी किसी के साथ वफादार नहीं होता? जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वहाँ चीज़ें पलटती हैं, एक दूसरे के साथ राजनीति होती है। इस बार क्या हो गया कि मतलब सीटें आधी रह गई? उसके कई कारण हैं जी। और सबसे प्रमुख कारण ये है, सरकार ने सुधारात्मक योजनाएं तो काफ़ी धरातल पर लेके आने की कोशिश की और ले आई भी। जैसे काफ़ी चीज़ें पारदर्शी ऑनलाइन कर दी। उसमें सरकार के सारे प्रयासों के चलते हुए कार्यकर्ता गौण हो गया। कार्यकर्ता की संभाल नहीं हुई। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो चुनाव में तो चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है। अब 2-3 बार हमारी पार्टी में बातें भी हुई, और मैं, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं अपने जो बात हित में होती है, वो कड़वी हो मीठी हो, बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ। गुड़गांव में मनोहर लाल जी और धनखड़ जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, बैठे हुए थे, यही चर्चा चल रही थी क्या कैसे होगा। मैंने कहा जी आप बढ़िया खेती कर रहे हो, लेकिन बैल मार खेती कर रहे हो, बैलों को कुछ डाल ही नहीं रहे, और बैल मर जाएंगे तो जब सीजन आएगा खेती का तो होगा क्या? फिर कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हल कौन जोतेगा। और वही हुआ हरियाणा प्रदेश में। कार्यकर्ता पिस गया, ना किसी अफसर ने उनका सम्मान किया, ना किसी राजनीतिक नेता ने उनका। ये हरियाणा की नहीं, मुझे लगता है पूरे भारत में कुछ ऐसी स्थिति रही कार्यकर्ता को। भारत का तो मुझे, लेकिन हरियाणा के मैं कह सकता हूँ, बूथ के ऊपर लड़ाई तो कार्यकर्ता लड़ रहा है। अब हमने कुछ बातें ऐसी देखे, चलो अच्छी बात है, क्लास 3 से लेके क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक हमने पारदर्शी नौकरियों में बिना खर्चे बिना पर्ची के किया है। आम गरीब आदमी का जो बेटा जो भी मेरिट में था वो हरियाणा में सिलेक्ट हो गया। लेकिन कुछ तो चीज़ें ऐसी भी होती हैं, अब जैसे डीसी रेट की नौकरियां होती थी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की नौकरियां होती थी, कार्यकर्ता कोई कहता जी मेरा रिश्तेदार है बड़ा, इसमें फांके पड़े हुए हैं जीवन में, इसको भी कहीं खड़ा करवा दो, तो करवा देते थे। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार चंडीगढ़ गए थे, तो मैंने ये सुझाव दिया था, मैं जो आज आपके सामने कैमरे के सामने दे रहा हूँ। मैंने कहा जी देखो, मैं अपने से शुरू करता हूँ। मेरे मामा के 4 लड़के थे, और संयोग से थोड़े से दिन के दायरे में चारों की डेथ होगी। एक कोरोना में चला गया, एक हार्ट अटैक से चला गया, एक एक्सीडेंट में चला गया, एक वैसे बीमार हो गया। अब अच्छा खाता पीता परिवार ऑन रोड आ गया। सही बात। अब वो मुझे कहते हैं ताऊ जी किसी एक बच्चे को कोई डीसी रेट पर खड़ा करवा दो तो घर में रोटी पक जाएंगी। अब मैं उनको ये जवाब देता हूँ वे कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन करवा दो, मेरी पावर नहीं है, ऑनलाइन होगा। मेरा एक गांव में भतीजा लगता है, उसके लड़के की डेथ होगी जवान की, और उसने इतना शौक उसको लगा, उसको खुद भी हार्ट अटैक आ गया। अब दूसरा लड़का उसको महम में लगा हुआ था, ऑक्शन रिकॉर्डर मार्केट कमेटी में,
उसका ट्रांसफ़र कर दिया इस्माइलाबाद। मैंने मुख्यमंत्री से, मंत्री से, सबसे कहा भाई मजबूरी है, उसके अपने बाप को संभालने वाला घर पर कोई नहीं है। नहीं ऑनलाइन होगा ये तो, अब ये तो ऑनलाइन होगा। मतलब वो उस परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आई कि उस लो लड़का 6 महीने का डेपुटेशन लेके आया, वो भी पैसे दे के डेपुटेशन करवा के आया, और जब डेपुटेशन ख़त्म हो गया फिर वापस ड्यूटी पर जा रहा था तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी मारा गया। मतलब ये माने हम कि जो सिस्टम का फेलियर है वो कार्यकर्ताओं पे भारी पड़ा। अब और कार्यकर्ताओं वो का परिवार गुस्सा मुझे पार्टी ये कहता है, मैं उनका दादा लगता हूँ कि दादा आपके एमपी पने का हम क्या करें, आप हमारा एक ट्रांसफ़र नहीं करवा सके। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मैंने कहा था, वहीं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, महाजी सारी चीज़ें ऑनलाइन मत करो, ऑनलाइन वोट नहीं मिलेंगी, वोट तो ऑफलाइन मिलेंगी। कार्यकर्ता लड़ेगा तब डलवाएगा। ठीक है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट रखो, लेकिन कुछ तो अपने हाथ में कार्यकर्ता का भी हो। अब देखो ना, एक कुम्हारों का लड़का ठेकेदारी प्रथा में मेंटेनेंस में लगा हुआ था बिजली में, वो ऊपर चढ़ रहा था, किसी ने लाइन चालू कर दी, वो एकदम धड़ाम जैसे नीचे गिरा, सारा जल गया वो। अब उस टाइम में ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। मैं सोनीपत में मीटिंग ले रहा था कार्यकर्ताओं की, वो आया, उसके गाँव तो भर चुके थे, महीना 2 महीना हो गए थे, उसकी मिसेज उसके साथ थी, छोटे छोटे बच्चे रो रहे, बोला जी हमारे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, सरकारी नौकरी थी नहीं, ठेकेदार की नौकरी थी, ठेकेदार कोई कंपनसेशन देता नहीं। तो मैंने फ़ौरन उसको एमडी शुगर मिल को फ़ोन करके उसको वहाँ पर लगवा दिया, और आज वो पक्का हो गया, 24-25 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, मेरे गुण गा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें तो हमें कुछ रखनी चाहिए ऑप्शन, फिर कार्यकर्ता किस लिए लड़ेगा। अब सारे ठेके कांग्रेस ही ले रहे, जो कांग्रेस के समय में शहरों के सफाई के ठेके थे उन्हीं के पास, सारे पार्कों के रख रखाव के ठेके उन्हीं के पास, सारे म्यूनिसिपैलिटी के ठेके उनके पास, सारे ठेके पंचायतों के कंस्ट्रक्शन के उनके पास, वही सेटअप यूँ का यूँ। अब फिर हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं? ये बात तो मुझे लगता है पूरे देश में हो रही है कि दूसरी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती हैं और करती हैं, और यहाँ क्या होता है कि सिस्टम बड़ा हो जाता है, कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाता है, और जिसका नतीजा जो इस बार दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने लाज तो बचा ही ली पार्टी की, सरकार तो बनी रही है, लेकिन उनका गुस्सा भी एक तरह से जाहिर हो गया है। देखो, गुस्सा उनका स्थानीय स्तर पर आया। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के प्रति किसी को कोई संदेह नहीं था। जो वो कह रहे थे मोदी की गारंटी है, उस पर भी कोई संदेह नहीं था, क्योंकि धारा 370 हट चुकी थी, 3 तलाक खत्म हो चुका था, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, और आगे उन्होंने कहा भाई अब यूसीसी आएगा। मतलब उनकी हर बात के ऊपर पूरे देश को विश्वास था, और आज भी है। लेकिन जो स्थानीय छोटा कार्यकर्ता है वो तो मोदी तक थोड़ा आएगा, उसकी अपनी ज़रूरतें भी हैं। जो सेना में सिपाही लड़ेगा तो उसके सूबेदार तक उसकी मुश्किल से पहुंच होगी, हर आदमी तो ब्रिगेडियर तक या जनरल तक थोड़ा आ जाएगा। बात तो सही है। खैर, हम लोग अब सियासी चर्चा में बढ़ेंगे तो ये लंबी चली जाएगी। आखिर सवाल वाइंड अप करते हुए आ रहा हूँ वापस से आप पे। अच्छा खासा टाइम राज्यसभा कार्यकाल का हो गया है, कुछ टाइम बचा हुआ है, क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहेंगे, या वो कसक रह गई कि ये मैं कर देता या करूँगा? देखिए, इसमें व्यक्तिगत एजेंडा तो कोई चलता नहीं है जी। एजेंडा तो पार्टी के एजेंडे पर को ही हम फॉलो करते हैं। जहाँ तक है विचारधारा की बात, वो मैं करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पार्लियामेंट में आते ही गाड़ी हलवारों का विषय उठाया, जो राजस्थान से कभी महाराणा प्रताप के समय उजड़ के आए थे और आज तक वो घूम रहे हैं घुमंतु के रूप में, भूखे मर रहे हैं। आज छोटी छोटी चीज़ें बना के देहात में बेचते थे, मशीनी युग आ गया, उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। हमारे यहाँ बंजारा बोलते हैं ना, गाड़ी हलवारा। अच्छा। अब वो कुछ तो भीख तक भी मांगते हैं, और मैं क्या कहूँ, प्रोस्टिट्यूशन भी हो जाता है। राजस्थान में बहुत बड़े उस पे है। हाँ। एक स्टोरी हम लोगों ने भी पहले की थी कि तो जब कुछ मैंने नहीं इनका होता विषय उठाया कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करो। कभी 1857 की क्रांति के बाद वासुदेव बलवंत फड़के ने जब अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चलाया तो उन्होंने घुमंतु लोगों को इकट्ठा किया था कि अब वही आदमी लड़ेगा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों का आतंक कितना था, सबकी ज़मीनें जायदादें जब्त कर ली थी, डिग्रियां जब्त कर ली थी, कुछ सब कुछ आतंक था पूरा। तो फड़के जी की योजना थी तब तो वही लड़ेगा जो कठिन जीवन जीने का अभ्यस्त हो, जंगली जीवन जीने का अभ्यस्त हो, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो। तब से लड़ ही रहे हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उन्होंने इकट्ठा किया था। और अंग्रेज़ों ने उनको सज़ा दी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए 1870-71 में। वो फिर ऑफिशियल ऑफेंडर्स एक्ट बनाया 1952 में। ये तो आज़ादी भी अपनी 5 साल बाद मनाते हैं,
1952 में आज़ादी, जब राष्ट्रीय मुक्ति दिवस मनाते हैं ये, लेकिन आज तक इनकी कंडीशन के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि पर्टिकुलर इनको टारगेट करके ऊपर उठाया अब जब जाए। आपने उठाया है तो क्या लगता है कि कुछ हल निकले? देखो, इसमें रिजल्ट तो आया है। रिजल्ट क्यों आया है कि एक तो आम गांव का ग्रामीण कारीगर के विषय में मैंने आवाज़ उठाई थी कि पहले क्या होता था, गांव में किसान का काम करने के लिए लोहार को ले बसा लिया, बढ़ई को ले बसा लिया, गांव में मटके बनाने वाला कुम्हार नहीं है उसको ले बसा लिया, जूते बनाने वाला नहीं है उसको कहीं दूसरे गांव से लेके बसा लिया, ज़मीन दे दी। अब वो सारे औद्योगिकरण के उसमें मशीनी युग की चपेट में आ गए, उनके धंधे चौपट हो गए। अब गांव में राजनीति आ गई, जहाँ कहीं भी किसी सरपंच के खिलाफ वोट डाल देते हैं, वो सरपंच तो एक को ही बनना है, एक हारेगा, और वो जिसके खिलाफ वोट डाली वो बन गया, वो उनको उजाड़ने के लिए नोटिस दे देता है। ये तो पंचायत की ज़मीन में बैठे हैं जो सैकड़ों सालों से बैठे हैं। हरियाणा में 60,000 मुकदमे चल रहे हैं, कुछ लोग उजाड़ भी दिए, कुछ लोग आत्महत्याएं कर गए। मैंने ये विषय पार्लियामेंट में उठाया, इनके रिहेबिलिटेशन, इनके पक्के, इनको ज़मीन जायदाद के वो हक दो, उनके ऊपर विषय के ऊपर काम भी चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि इन्होंने इन कारीगरों के लिए पहली बार हमारे देश में भगवान विश्वकर्मा का नाम आया। हाँ, विश्वकर्मा योजना और इसके साथ कई योजनाएं और पीएम विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ की, लेकिन अभी पूरी तरह से अब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हाँ, अब नई सरकार के गठन के बाद, अभी तक तो नई नई योजना थी, संयोजक बने थे, कहीं गलत बन गया, कहीं ठीक बन गया, उनकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगी, तो अब वो धरातल के ऊपर आ जाएगी। तो बहुत सी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने लो लेवल से लोगों को ऊपर उठाने के लिए नई शुरुआतें की हैं, और वो अब आएंगी, धरातल के ऊपर आएंगी धीरे धीरे। और यूसीसी भी आएगा, तो चाहे वो स्पष्ट बहुमत अकेले का ना हो, लेकिन फिर भी 241 की सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी, 182 में तो वाजपेयी जी ने सरकार चलाई थी, अब तो 241 है। 241 है, तो सरकार चलने में कोई संदेह नहीं है। कितनी आसान होगी, आखिरी क्वेश्चन है, कितनी आसान होगी प्रधानमंत्री जी की राह इस गठबंधन में? पिछली बार तो उन्होंने जो चाहा जैसे चाहा किया। देखिए, राह तो कठिन है, और देश के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए। अब पंजाब के अंदर तो सेपरेटिस्ट भी लोकसभा में आए, चिंता का विषय है, राह आसान नहीं है। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री जी के हौसले को देखते हैं, इनके साहस को देखते हैं, इनकी कर्मठता को देखते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी समस्याओं के ऊपर काबू पा लेंगे। चाहे भारत के सांसद हो या फिर भारत की जनता, वो यही कहती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। भले ही सरकार गठबंधन की बन रही हो, लेकिन जो उनका विल है, जो उनका हौसला है, उसके दम पर कुछ भी किया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बात इस इंटरव्यू को करूं तो जो लोग हरियाणा के हैं या हरियाणा से बाहर से हैं, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो पिछले 50 सालों की, यानी कि 5 दशक की सियासत को वो इस इंटरव्यू के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ के बड़े नाम, बड़े चेहरे और उस समय की सियासत कैसी थी, ये आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं बिस्टॉक के अगले सेगमेंट में एक अलग शख्सियत के साथ और बताते हैं क्या माहौल उसका है।